तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी करंट जब फ्लो हो तो उस वक्त पावर कैलकुलेट करना है। चलिए बोर्ड पर देखिए और समझिए। देखिए डीसी करंट में सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या था, वो था P = V × I डीसी करंट में। अब वहाँ पर पोटेंशियल और करंट ये दोनों T के फंक्शन नहीं था, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम ये वेरी नहीं कर रहे थे। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है कि करंट और पोटेंशियल दोनों वेरी करते रहते हैं। जैसे अगर पोटेंशियल की मैं बात करूं तो V T के रिस्पेक्ट में होता है, फंक्शन ऑफ T होता है, और इसका वैल्यू होता है V0 sin ω t। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ω t हो सकता है ये I से लैग कर रहा हो, I से लीड कर रहा हो। जिस तरीके का उसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगा होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मान लो मैं एक वो ले लेता हूँ, मान लीजिए हमने I की बात कर ली और I यहाँ पर लीड करा देते हैं, तो वो है I0 sin ω t + phi। किसी एक इंस्टेंट पे हमने ले लिया, क्योंकि वैसे भी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब किसी एक टाइम t पर हमने ले लिया उसे। अब अगर पावर फैक्टर की पावर की बात की जाए, जो पावर होगा वो होगा V × I t। ये हो जाएगा V0 sin ω t × I0 sin ω t + phi। क्लियर? ये तो पावर की बात हो गई। और ये कौन सा पावर है? ये इंस्टेंटेनियस पावर है। लेकिन आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता। जनरली आपसे पूछा जाता है एवरेज पावर। सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर। अब मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया है कि बार लगा करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं V एवरेज इस तरीके से, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर V एवरेज फाइंड करते हैं। अभी नोट मत कीजिए, समझिए सिर्फ। तो यहाँ पर V एवरेज होगा, चलिए इसकी वैल्यू ले लेते हैं। V0 sin ω t × I0 sin ω t + phi। हमने पूरे का बार ले लिया, तो ये हो गया इसका एवरेज। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो I0 तो साथ में ले आते हैं, V0 I0 sin ω t को ऐसे ही रहने देते हैं। ये वैल्यू देखिए sin A + B का है। थोड़ा सा बायो वालों के लिए दिक्कत होने वाली है। sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B। सुना है कभी? फॉर्मूला होता है sin A + B, इसको एक्सपेंड करके लिखा जाता है sin A cos B + cos A sin B। sin A + B, sin A cos B, एक बार A sin के साथ आएगा, एक बार A cos के साथ आएगा। देखिए एक बार A sin के साथ आया, एक बार A cos के साथ आया। sin A cos B + cos A sin B, याद रहेगा आपको। यहाँ इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I0 तो हमने इधर कर लिया। ये हो जाएगा sin A cos B ω t cos phi, क्लियर, प्लस cos ω t × sin phi, sin phi। sin A cos B cos A sin B, दिख रहा है? अब यहाँ पर हमें एक काम कर सकते। अच्छा, ये पूरे का एवरेज है, पूरी का बार है। साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V0 sin I0 sin ω t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा sin² ω t × cos phi प्लस sin ω t और cos ω t, sin ω t cos ω t × sin phi। ये पूरे के बार है। भाई यहाँ तक समझ में तो आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हमने सिर्फ एक फॉर्मूला भी लगाया है sin A + B का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला हमें बनाना है। कैसे करेंगे वो देखो। V0 I0 sin² ω t cos phi प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin ω t × cos ω t / 2 × sin phi। ये है पूरे का एवरेज का बार। अब एक फॉर्मूला होता है
ये जो 2 साइन ए कॉस बी है, 2 साइन ए साइन 2a साइन 2a ये हो जाता है 2 साइन ए कॉस ए। तो देखिए ये 2 साइन ए कॉस ए है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2a ले सकते हैं, यानी साइन 2 ओमेगा टी। और मैं बार को अलग करते हुए चलता हूँ, तो मैंने v0 का बार अलग कर लिया, I0 का बार अलग कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार अलग कर लिया, कॉस फाई का बार अलग कर लिया, प्लस ये आ गया। देखिए साइन क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए क्या है क्या होगा 2 साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 का बार इंटू साइन फाई का बार। अब ज़रा पिछले लेक्चर पर पहुँचो, जब मैंने आपको VRMS और IRMS पढ़ाया था, VRMS और IRMS, तो मैंने वहाँ एक एवरेज लिखवाया था। कैसे लिखवाया था, ध्यान देना। मैंने लिखवाया था अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो ये 1 होगा, अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो ये 1 होगा, अगर साइन ओमेगा टी है तो ये 0 होगा, कॉस ओमेगा टी है तो 0 होगा। किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। पेज पलट के देखिए, क्या ऐसा है कहीं, देखो पेज पलट के देखिए, मिल गया। किसके लिए था, स्क्वायर वाले के लिए क्या था वैल्यू 1, और जहाँ पर स्क्वायर नहीं था वहाँ पर क्या था 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा दूसरी बात, V0 का बार, भाई बार का मतलब एवरेज समझो। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि 5 वैल्यू है अलग अलग, 3 4 5 6 7, इनका एवरेज निकालो। तो आप सबको ऐड करेंगे और 5 वैल्यू थी तो 5 से डिवाइड कर देंगे 5 से, ये एवरेज होता है। अच्छा मान लो अगर 4 हो और वो 5 बार हो, 4 को 5 बार एवरेज निकालना है, मतलब 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 5 बार 4 किया, नीचे 5 से डिवाइड किया, कितनी वैल्यू आएगी, वही 4 आएगी, वही 4 आएगी। भाई कोई एवरेज कोई कांस्टेंट चीज़ है, उसी को आप जोड़ रहे हैं, फिर उसे नंबर से डिवाइड कर दें। समझिएगा, मान लीजिए आपका क्या है 4 4 4, इसका एवरेज निकालो। क्या करेंगे, 4 + 4 बाय प्लस, अब कितने 4 है, 3 है, कितना आएगा 12, फिर 4 आ जाएगा, यही तो आएगा। अरे क्लियर है। अब मैं कहता हूँ 2 3 6 8, इसका एवरेज निकालो, तो कोई अलग वैल्यू आएगी, कोई अलग वैल्यू आएगी। अब बताओ V0 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो V0 ही रहेगा। I0 कांस्टेंट है तो I0 ही रहेगा। भाई ये 4 है 4 है 4 है 4 ही रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वहाँ कितनी वैल्यू है 1, तो ये तो 1 हो गया। कॉस फाई, फाई क्या है, फाई फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट है ना, तो उसका तो एवरेज क्या होगा, वही कॉस फाई हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ये 1 था या 1/2 था, 1/2 था ना, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ आएगा 1/2। और यहाँ साइन ओमेगा टी का बार, साइन ओमेगा टी का बार क्या था 0 था, 2 ओमेगा टी का बार भी वही 0 होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया भाई 0। तो ये तो आपके पास लिखा हुआ है ही। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमारे पास देखिए एवरेज पावर क्या आ चुका है, ध्यान दीजिए। एवरेज पावर V एवरेज आ चुका है V0 I0/2 कॉस फाई है। इसको ज़रा एक दूसरी तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ V0/√2 I0/√2 कॉस फाई। बताओ V0/√2 कहीं देखा है क्या, कहीं देखा है। VRMS = V0/√2, याद आए किसी को, क्या ऐसी वैल्यू थी, ध्यान दीजिए भाई, क्या ऐसी वैल्यू थी, V0/√2 को ही तो VRMS कहते हैं, I0/√2 जो मैंने पढ़ाया है VRMS। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, जो V एवरेज होगा वो क्या होगा, VRMS × IRMS × cos फाई। क्लियर, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और cos फाई क्या है, cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर।
अभी हम लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट भी करेंगे, देखें कैसे हर सर्किट के लिए अलग अलग पावर फैक्टर आता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको पॉज कर दो। तो आइए डिफरेंट सर्किट के लिए हम लोग पावर फैक्टर की वैल्यू देख लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पर सर्किट, यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, और यहाँ पर है यानी फेज डिफरेंस कितना होगा 5, और यहाँ पर है पावर फैक्टर की वैल्यू। चलिए वन बाय वन एक एक करके हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, यहीं पर पूरा समराइज़ हो जाएगा पावर फैक्टर। पहला सर्किट लेते हैं जिसमें हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया था, यानी वो सर्किट कुछ इस तरीके से था, ये सर्किट बना था। मैं चाहो तो आप ऐसे करके ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं हब सब में इसको नहीं बनाऊंगा, है ना, वोल्टेज को, ताकि जगह बच जाए हमारी। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इस केस में क्या था कि I और R सेम डायरेक्शन में थे। सेम डायरेक्शन में तो क्या होता था, फाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, फाई की वैल्यू 0, तो cos फाई पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। फेज डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहते थे वो तो ऐसे था, सिंपल वाला, V ऐसे था और इसी में हमने I ड्रॉ कर दिया था, सिंपल, और यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया था, बस छोटा सा था फेज, सिंपल वाला, है ना। चलो दूसरा सर्किट क्या लेता है, प्योर इंडक्टिव ले लेते हैं। प्योर इंडक्टिव ले लिया। अब प्योर इंडक्टिव में फाई की वैल्यू थी, फाई की वैल्यू थी। कैसे, जब आप उसका फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस फेज डायग्राम में करंट क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है, करंट लैग करता है, ठीक है। और ये रहा I, ये रहा VL, VL, हालांकि इसे V0L कहा जाएगा, इसका मतलब होता है V0L ही। और यहाँ पर इनका रिजल्टेंट आता था, नहीं सॉरी, इनसे रिजल्टेंट मतलब नहीं है, तो ये 90 डिग्री से लीड कर रहे थे। आप ये कहिए कि इंडक्टिव का पोटेंशियल करंट से लीड करता है या करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री लैग करता है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0, cos 90 की वैल्यू 0। ऐसे ही तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा था कैपेसिटेंस ले लिया था हमने, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। उस केस में I ऐसे था लेकिन ये नीचे चला गया था, V0C, 90 डिग्री इसमें भी था, तो यहाँ पर फेज 90 डिग्री है लेकिन पावर फैक्टर फिर से क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरी बात देखते हैं, चौथा क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। किसका कॉम्बिनेशन, R और L का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। ये हो गया L, ये हो गया R, L, ठीक है। ये सर्किट हो गया हमारा, हम पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं V लगा करके। इस केस में क्या था भाई, जो I का साइड था, जो I का साइड था, I इधर ही बना दो, उसी में क्या था, V0R था, और L क्या था, इससे लीड कर रहा था, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ था, V0, यही था ना, और ये 5 डिग्री था, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई होगा। क्लियर। अब फाई की वैल्यू कैसे निकाला था हमने, tan फाई करके ना। tan फाई निकालने के लिए क्या किया था, इधर V0L की जगह क्या लिखा था, देखो फेज बनाते हैं, इधर बना दोगे तुम XL, इधर बना दोगे R, और ये हो जाएगा Z, सही है। हाँ, Z की वैल्यू क्या थी भाई, √R² प्लस XL का स्क्वायर। XL किसको कहते हैं, WL को। तो ये फाई, बताओ cos फाई अब क्या होगा, सब ध्यान देना, मैं tan फाई नहीं पूछ रहा हूँ, रट मत बना। tan फाई वहाँ था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वो XL अपॉन R आ रहा था उसमें। यहाँ पावर फैक्टर cos फाई है, cos फाई का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है R, हाइपोटेन्यूस Z, तो ये हो जाएगा R अपॉन Z, R अपॉन Z, Z की वैल्यू ये है। चलो इस सर्किट से पहले वाले सर्किट पे पहुँचते हैं। क्या करो, इसी सर्किट में अगर तुम L को हटा दो,
तो क्या हो जाएगा, एक्सएल 0 हो जाएगा, एक्सएल 0 होगा। एक्सएल के 0 करो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर के स्क्वायर, मतलब आर हो जाएगा। तो जेड की जगह क्या आएगा, आर, जेड की जगह आर, आर से आर कैंसिल हो, कितना बचा 1, कॉस फाई की वैल्यू समझ में आया। अगर हम लोग इंडक्टेंस हटा दें तो क्या बचेगा, रेजिस्टेंस बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। एक बार हटा के देखो, इसको हटाया हमने, इसका मतलब एक्सएल 0, एक्सएल 0 किया, अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी सिर्फ आर, जेड की वैल्यू आर यहाँ रखिए, आर से आर कैंसिल, बचा 1, कॉस फाई की वैल्यू 1, कॉस फाई की वैल्यू 1। ऐसी कैपेसिटेंस पे करके देख लो। चलो पहले ऐसे नोट कर लो, इसके बाद वो करके देखते हैं ना। तो फिफ्थ केस हमें लेना था, इसमें हमने एल और आर के सर्किट लिया था, एक कॉम्बिनेशन लिया था। अब एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, आर और सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं, आर और सी का कॉम्बिनेशन। ये हमने सप्लाई वोल्टेज यहाँ बना दिया। अब इस केस में देखा जाए तो सी क्या करता है, जो वोल्टेज कैपेसिटेंस का होता है वो लैग करता है करंट से, यानी करंट इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में करंट, और इधर ये होगा रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, और साथ ही साथ इससे ये लैग करेगा, ये होगा V0 C। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा V0 और ये होगा एंगल फाई। तो यहाँ पर एंगल कितना बना, फाई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ज़रा इम्पिडेंस के फॉर्म में लिख लो, तो इसको लिख लोगे आप R, और इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग XC, और इधर आ जाता है Z, और ये एंगल हो गया फाई। तो यहाँ से देखिए Z की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, जहाँ पर XC की वैल्यू है 1/ωc। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पावर फैक्टर कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में आओ, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, तो बचा बेस कौन, ये बेस बचा। तो बेस अपॉन क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूस यानी Z, यानी R अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब ज़रा इसमें हम वही केस लेके देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस हटा दिया, तो XC की वैल्यू 0 हो गई, XC की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, यहाँ क्या बचा, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी आर से आर कैंसिल, बचा 1, कॉस फाई की वैल्यू 1। अब जो पहला केस लिया था वही लिया था ना, जिसमें प्योर रेजिस्टेंस था, वहाँ पर का पावर फैक्टर कितना आता था, 1। क्लियर, समझ में आ गया। पावर फैक्टर फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद LCR सर्किट पढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट, जिस पर बोर्ड में 100% आपको न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसको ये मान के चलिए। तो आपको पढ़ना है LCR सीरीज़ सर्किट, पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है, सीरीज़ सर्किट। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत आसान है अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया है तो। चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। L पहले लगा देते हैं, इंडक्टेंस, उसके बाद क्या बनाना है, कैपेसिटेंस, उसके बाद रेजिस्टर। ये लगा दिया हमने सप्लाई इसको एक पोटेंशियल की दे दिया और इसमें लग गया ये LCR सर्किट। ध्यान दीजिए, आपने जो वोल्टेज सप्लाई किया, क्या तीनों में वही पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है और सीरीज़ में पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है VL, इसके अक्रॉस है VC और इसके अक्रॉस है VR। अब एक बात इसमें जो कॉमन हो सकता है वो होता है करंट, क्योंकि सीरीज़ है। मान लीजिए मैं करंट को किसी एट ए टाइम ले लेता हूँ, I0 sin ωt हमने ले लिया। अब एक बात समझिएगा, जब आप I ये ले लिए तो इसका मतलब V इस फेज़ में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है तभी V और I सेम फेज़ में होते हैं, तभी V और I सेम फेज़ में होते हैं। जब आप इंडक्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, V लीड करेगा, I लैग करेगा।
जब आप कैपेसिटेंस लगा देंगे तो V लैग करेगा, I लीड करेगा। जब आप दोनों कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो फिर फेज डिफरेंस फाई आने लगता है। जब आप तीनों लगा रहे हैं तो भी फेज डिफरेंस आ रहा होगा। तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अभी इसके बाद हमें पता नहीं कि प्लस फाई होगा या माइनस फाई होगा, और फाई की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता, हम आगे फाइंड कर पाएंगे। क्लियर, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंने करंट लिखा है ना, ये किसी एट इंस्टेंट लिखा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है, तो मैंने किसी एट इंस्टेंट पर इसका डायरेक्शन ये ले लिया। यहाँ पर अगर मैं वी आर की बात करूँ, वी आर, और ये टी के फंक्शन में जो वेरी करने वाला है, क्या होगा, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी होगा। क्या इसमें प्लस फाई या माइनस फाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये करंट के ही फेज़ में चलेगा। सही है, क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं वी एल टी के फंक्शन में, तो ये होगा वी नॉट एल साइन, इसके फेज से क्या होगा, लीड करेगा या लैग करेगा? इंडक्टेंस का पोटेंशियल लीड करेगा भाई, आगे जाता है ना, याद नहीं आपको? ये देखो आई होता है, ये होता है वी एल, यही तो होता है। तो वी एल आई से कितना होता है भाई, आगे होता है। कितना आगे होता है, पाई बाई 2, यानी आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैसे पता? इसको हमने ओमेगा टी लिया है, इससे पाई बाई 2 आगे बढ़ा दो। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब एक बात और, यहाँ पर एक बात और साथ में लिखते ही चलो। क्या है, यहाँ पर जो वी नॉट एल है वो आई नॉट इंटू क्या बोलते हैं, हाँ आई नॉट एल होगा, सॉरी, हाँ आई नॉट एक्सएल होगा, और जो एक्सएल की वैल्यू होगी वो ओमेगा एल होगी इंडक्टेंस में। क्लियर। दूसरी बात, मान लीजिए कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो वी सी टी के फंक्शन में वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, बताइए आगे क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये करंट से पीछे चलेगा। कितना पीछे चलेगा, पाई बाई 2। और यहाँ पर जो वी नॉट सी है वो होगा आई नॉट एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू हम जानते हैं वो होता है 1/ओमेगा सी। सौम्या क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अच्छा फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। भाई एक बात बताओ, रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में होगा या उसे लीड करेगा? रेजिस्टेंस कितना लीड करेगा, उसी डायरेक्शन में होगा, यानी ये होगा वी नॉट आर के, इसी डायरेक्शन में हमने चलो करंट भी बना दिया। अब बताओ वी नॉट एल करंट से आगे है या पीछे? आगे, प्लस 5/2 दिख ही रहा आपको, तो यहाँ से आगे बना दो वी नॉट एल। क्लियर। बताओ वी नॉट सी कहाँ होगा, नीचे। ये हो गया वी नॉट सी की वैल्यू, बस हो गया। आप चाहें जब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और z निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं आई नॉट एक्सएल, यहाँ लिखते हैं आई नॉट एक्सी, और यहाँ लिखते हैं आई नॉट आर। तभी तो आई नॉट कॉमन निकाल काट देते हैं और z निकाल देते हैं उससे। ठीक है, ये तो एक सिंपल केस है इसमें। अब इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, कभी VL को बढ़ा देंगे, कभी VC को बढ़ा देंगे, तब उसमें अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आएगी नहीं, अगर ये आ गया तो आगे समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। तो अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ केसेस लेने हैं। मान लीजिए हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला केस हमने ले लिया कि वी नॉट एल इज़ ग्रेटर देन वी नॉट सी, वी नॉट एल इज़ ग्रेटर देन वी नॉट सी, या मैं कह दूँ कि एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। एक ही बात होगी, तो वी नॉट एल की जगह लिखेंगे आप आई नॉट एक्स एल, और यहाँ लिखेंगे आई नॉट एक्स सी, आई नॉट कैंसिल कर लेंगे, बात वही आएगी। अब इसका फेज़र डायग्राम बनेगा कैसे भाई, देखो ये रहा हमारा फेज़र डायग्राम। कैसा था हमारा, यहाँ था वी नॉट आर, यहाँ था आई, यहाँ था वी नॉट एल, और यहाँ था वी नॉट सी। सही है।
ज़रा इसको समझने के पहले एक बात मैं बताऊँ ज़रा। मान लो ये x और y है और यहाँ ऊपर है 5, यहाँ नीचे है 3, वेक्टोरियल फॉर्म में है, वेक्टर है, ये 5 है, ये 3। क्या मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? देखियो भाई, ऊपर 5 नीचे 3, तो क्या मैं रिजल्टेंट इधर ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 - 3? सही है, वेक्टर में तो होता ही यही चीज़। तो क्यों ना इसको भी वैसे लिखा जाए। जब ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, तो मैं इसको हटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ V0L - V0C। सही है, एकदम समझ में आ गया होगा सबको क्यों मैंने लिखा ऐसे, है ना भाई? क्योंकि V0L इज़ ग्रेटर देन V0C। अब देखो हमारा काम आसान हो गया एकदम। यहाँ से इसका रिजल्टेंट आएगा भाई कोई V0, कैसे? V0R कह रहा है भाई I मेरे साथ रहेगा, ये दोनों कह रहे हैं नहीं भाई I हमारे साथ रहेगा, तो क्या कर रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं रिजल्टेंट। ये हो गया हमारा फाई की वैल्यू। ज़रा इसको एक्सेल एक्सी में ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे यहीं पर देखो ड्रॉ कर लो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कर दो, R ड्रॉ कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा XL - XC, बीच में क्या आ जाएगा Z, ये एंगल होगा फाई, होगा। देखो V0R, हाँ चलो सही है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, यही। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V0R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिखते हैं V0R का स्क्वायर प्लस V0L - V0C का होल स्क्वायर। सही है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ज़रा इसको I की वैल्यू फॉर्म लिख दूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I0, नहीं इसको ऐसे रहने दो, इसको क्यों करने जाए, V0 यहाँ लिख दो I0 स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं I0 स्क्वायर XL स्क्वायर, I0 स्क्वायर XC स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला आ चुका है आपके सामने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? देखो इसको ज़रा, सही है, सही जा रहा है। अब यहाँ से क्या करो, V0 स्क्वायर, यहाँ से I0 स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से बाहर निकालो, I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपने आप ही, और यहाँ से I0 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL प्लस XC का स्क्वायर। सही है, हाँ यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सही है, कोई डाउट नहीं किसी को। यहाँ से हम लिख लेते हैं V0 इज इक्वल टू अंडर रूट इधर कर दिया हमने, तो ये हो गया I0 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। सही है। क्या I0 बाहर आएगा, मल्टीपल में तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा V0 और I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्या ये V इज इक्वल टू IR नहीं लग रहा आपको? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, V0 इज इक्वल टू I0 Z। Z क्या है भाई, Z क्या कहलाएगा, इम्पिडेंस R स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। देखो सही है। Z क्या कहलाएगा भाई, Z कहलाएगा इम्पिडेंस, इम्पिडेंस। क्लियर है। अच्छा, अभी जब मैंने पिछला सर्किट बनाया था, जब मैंने LCR सर्किट बनाया था, तो मैंने जो सप्लाई दिया था, जैसे ये सप्लाई था ना, ये L सर्किट, ये L हो गया,
ये C हो गया, ये R हो गया, और मैंने आपको यहाँ पर V पूरा नहीं लिखा था, मैंने लिखा था V0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पता नहीं, प्लस माइनस पता नहीं, लेकिन मुझे I पता था। I मैंने एक बेस मान लिया था, वो था I0 साइन ओमेगा टी। मैं यही बात कह रहा था कि V I से आगे है या पीछे मुझे पता नहीं। क्या यहाँ से कुछ पता चलेगा? पता चलेगा। देखो ये रहा V0, कौन है? फाइनल वाला जो सोर्स है उसी का तो V0 है, और I कहाँ है? ये कौन आगे है? कौन आगे है? कौन लीड कर रहा? अरे V0 लीड कर रहा भाई। I और V0 में कौन लीड कर रहा? V0 लीड कर रहा। तो जब ये लीड कर रहा हो, कितने एंगल से लीड कर रहा? 5 एंगल से। तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते +5 लिख सकते हैं। अब 5 पता कैसे करेंगे? tan phi = देखो यहीं से पता करो, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा, यानी ये होगा XL माइनस XC अपॉन बेस R। आ गया? चलो नोट करो। तो नेक्स्ट हमें केस लेना है, केस सेकेंड, और उसमें हम लोग लेंगे V0 C की वैल्यू ये लेस देन है, सॉरी उल्टा ले लिया, V0 L से ग्रेटर देन है। पहले हमने इंडक्टर को ज़्यादा लिया था ना, यानी हम क्या ले लेंगे यहाँ पर XC इज़ ग्रेटर देन XL। तो अब देखो सबसे पहले बनाया करो I हमेशा, ये हमने I बना लिया और ये बन गया R, यानी कि V0 R। अब ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे क्या करेगा? XL ऊपर लेके जाना चाहेगा VL, और क्या करेगा? V0 C इसको नीचे लाना चाहेगा। ज़्यादा कौन है? V0 C ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? नीचे ले आएगा उसको। इसका मतलब मैं डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना लूँ, ये हो जाएगा यहाँ पर I की वैल्यू, ये हो गया V0 R, और नीचे की तरफ आ जाएगा V0 C माइनस V0 L। एक बार ये मजबूत थे तो ये इसको पकड़ के ऊपर ले गए थे, इस बार ये मजबूत हैं इसलिए इसको नीचे ले आए। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? V0 सप्लाई वाला phi ये रहा। ज़रा एक्सेल वगैरह में ड्रॉ कर लो, तो यहाँ आ जाएगा R, ये है I, यहाँ आ जाएगा XC माइनस XL, और ये आ जाएगा Z इम्पिडेंस, ये हो जाएगा phi। सिंपल। अब आप चाहो ना तो इसमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो मैं लिखूँगा Z = √R² प्लस, अब डिफरेंस किसका बनेगा? डिफरेंस किसका बनेगा? हाँ, XC माइनस XL का स्क्वायर, बस ऐसे ही रहेगा। और क्या होगा भाई? V0 = I0 Z होगा, जहाँ Z की वैल्यू ये आ गई। क्लियर? और क्या होगा? tan phi क्या हो जाएगा? हाँ, XC माइनस XL अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करना है, सिंपल सी बात। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ ना, तो ये ज़्यादा याद करने के लिए XC डिफरेंस XL अपॉन R, यही तो होगा। डिफरेंस का मतलब आपको पॉजिटिव डिफरेंस निकाल लेना है बस। क्लियर? जल्दी से नोट करो, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर। एक सर्किट है, और ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, और ये पावर सप्लाई, R = 3 ओम, L = 0.16 हेनरी, C = 500 माइक्रोफैरड। I दिया हुआ है आपको I0 नहीं 10 साइन 100t। आपको फाइंड करना है क्या क्या? फाइंड XL, XC, Z, phi, V0, VT,
VRT, VLT, VCT। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हमारे सामने न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से देखो भाई। चलो यहाँ पर 3 चीज़ें गिवन है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। साथ ही साथ आपको करंट का यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है। देखो करंट की वैल्यू जो आइडियल वैल्यू होती है ना, स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट, वो नोट कर लिया करो। I = I0 साइन किस फॉर्म में है, बस ओमेगा टी के फॉर्म में है। तो क्या तुम्हें यहाँ से I0 मिल गया, कितना है भाई 10। क्या तुम्हें ओमेगा पता चल गया, कितना है भाई 100। 2 चीज़ें पता चल गई। क्या पता करना है, एक्सेल। चलो एक एक करके पता करेंगे, ध्यान देंगे भाई, नोट कोई नहीं करेगा। ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 100, एल की वैल्यू 0.16, आ गया 16 ओम, पहला आंसर। सेकंड, XC 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा की वैल्यू 100, C की वैल्यू 500 माइक्रोफैराड, यानी हाँ 500 10⁻⁻6। देखो एक बात दो, ये हो जाएगा 10⁴, 4 0 है, और यहाँ 10⁻⁻2, क्या बचेगा 10⁻⁻2 सिर्फ बचेगा। और ये 5 तो है ही, 1 में 5 से डिवाइड करो, क्या बचेगा 0.2, और 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा 10⁻², यानी हो जाएगा 20 ओम। क्लियर, 2 आ गए। तीसरा, Z की वैल्यू जब तीनों लगे होते तो क्या होता था भाई, हमें करना है R² प्लस क्या करना है, XL ज़्यादा है या XC, XL ज़्यादा है या XC, हाँ XC ज़्यादा है, 20 आ रहा। तो यहाँ क्या करेंगे, XC माइनस XL का स्क्वायर अंडर रूट। देखो R² यानी R की वैल्यू है 3, तो क्या हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL 20 माइनस 16 का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा, देखो हाँ 5 आएगा भाई। 3 का 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 5 ओम आ गया। फोर्थ क्या पूछा है भाई, 5, आप निकाल दो 10 5 क्या था भाई, हाँ XC माइनस XL, या डिफरेंस निकाल लो कुछ भी अपना। R XC माइनस XL कितना था 4, R कितना है 3, बताओ 5 कितना होगा, हाँ 53, वेरी गुड। हाँ समझ में आया, ट्रायंगल बना करके 3 4 5 वाला। 4th हो गया, चलो 5th, V0 = I0 Z। अभी तो पढ़ा, Z की वैल्यू ये थी, तो V0 I0 कितना है हमारे पास 10, और Z कितना है 5, कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया। देखो कितना आसान है, इससे आसान न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता भाई। आसान नहीं लग रहा, टफ लग रहा, कहीं से किसी को टफ लग रहा बताओ। आगे देखो 5वां, 6ठा, अच्छा ये देखो ये, हाँ VT, वो सोर्स वाले पावर का इक्वेशन क्या लिखते हैं, इससे मिलाते हैं उसको। सोर्स वाला पावर इससे पीछे चल रहा था कि आगे चल रहा था, सोर्स वाला पावर इससे पीछे चल रहा था कि आगे चल रहा था, अरे आगे चल रहा था, +5 किया था हमने। तो क्या करेंगे, V0 साइन ओमेगा t +5, ये तो था। चलो यहाँ लिखते हैं V0 VT, V0 की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड किया 50, साइन ओमेगा की वैल्यू 100। अच्छा ओमेगा t न लिखा करो, जो इक्वेशन है ना वही लिखा करो, उसी से तो कंपेयर करना है। तो यहाँ है 100t और 5 आगे चल रहा है, 5 की वैल्यू कितनी है 53, आ गया आंसर। ये किसकी वैल्यू है, छठे का आंसर आ गया। 7वां 7 क्या पूछ रहा, VRT, देखो ये भी वैसे लिखा जाएगा VRT, और ये होगा V0R साइन 100t
अब इससे आगे होगा कि पीछे होगा? उसी में होगा, साथ में चलता है, इधर उधर नहीं भागता। अब तुम्हें V0 R की वैल्यू लिखनी है बस। V0 R की वैल्यू होगी I0 R,